अब जब इंदौर आते हैं ना तो ये भंवरकुआ का भंवर है। सही है। ये भंवरकुआ का ऐसा भंवर है जहां अगर आप फंसे तो आप फंसे रह जाओगे। कर्मवीर शर्मा नाम सुना हो? बहुत पहले की बात है, जब मैं यूपीएससी दिया करता था। तो उनका लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी में, ठीक। और वो इंटरव्यू में पहुंचे थे। तो इंटरव्यू सो एंड सो जैसा भी रहा हो, तो लास्ट में उन्हें बहुत प्रेशराइज किया गया था एक बात के लिए कि यार क्या हो गया, तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। 28 अराउंड एज था, जो बोर्ड था यूपीएससी का। तो बोले और तुमने कुछ अल्टरनेट भी नहीं रखा, ये लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं हुआ तो क्या होगा तुम्हारा, ये वो। थोड़ी तुम कैसे करते रहे ये सब चीज़ें। तो उन्होंने एक बात कही थी वहाँ पर, आज भी मुझे ध्यान है, मैं कभी भूल नहीं पाया क्योंकि हम साथ ही थे वहाँ। तो उन्होंने एक बात कही थी लास्ट में कि सर मेरा बहुत स्ट्रांगली बिलीव है एक फैक्ट में कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ठीक। आज भी आप देखना उनके इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी, ठीक। और आप यकीन नहीं करेंगे, ही गॉट 28th रैंक इन ऑल इंडिया। मतलब AIR 28th इन यूपीएससी फ्रॉम हिंदी मीडियम। बहुत बड़ी बात होती है। और अभी मध्य प्रदेश में ही, अभी कुछ समय पहले वो जबलपुर कलेक्टर थे। MP कैडर ही मिला, और अभी मुझे पता नहीं, मतलब शायद राजगढ़ या ऐसी जगह पे हैं वो कलेक्टर हैं, ठीक। जब उन्होंने ये बात कही थी तो बड़ी इंपॉर्टेंट वन है, ये ध्यान रखना, सत्य परेशान नहीं और पराजित परेशान नहीं, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये उन्होंने कहा था। और मैं उसका एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, वर्षा, ठीक। जो इस फैक्ट पर, इस बिलीव पर बहुत जो जो ये सोचते हैं ना कि यार हम इतनी मेहनत किए और पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुए। मतलब मैंने इसको देखा है बहुत पहले से, ये तो कोचिंग से ही एसोसिएशन रहा है वर्षा का, कि हर तरह से ये परेशान रही। जब स्टडी की थी, आप जानते हो कि सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम है, आप जानते हो कि उसमें कितना मेंटली हरासमेंट और दुनिया भर की चीजें, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स कितनी हैं। लेकिन इसके बाद भी उस पर लगे रहना, क्योंकि ये तो देखा था मैंने, हेल्थ शायद इश्यूज भी रहे और भी बहुत सारे इश्यूज देखते हैं आप, और एक लड़की हो के फिर कंटिन्यू लगे रहना, बहुत चीजें हुई। लेकिन अल्टीमेटली हौसला नहीं खोया, उसी विश्वास के साथ कि एक ना एक दिन तो सत्य को जीतना ही है। और देखो जीत गया, ठीक। अभी रिसेंट एग्जाम में नायब तहसीलदार के ऑफिस पर सेलेक्ट हुई, वो भी केवल 17 मार्क्स से DC रहा है, और इसके बाद सीधा DC था, क्योंकि वो जो अपनी ये पुलिस वाली जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, ठीक। और अभी 19 का फिर इंटरव्यू है, और मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगली बार जब वर्षा आएगी ना, तो एज अ डिप्टी कलेक्टर आएगी वो यहाँ, ठीक। तो थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं इस सर्विसेज के वो शेयर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन कि जो उन्होंने लिखा एग्जाम में, क्या लिखना चाहिए, एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा वो बताएं। आपके अंदर कोई क्वेरीज हो ना तो आप पूछ सकते हो, ठीक। सब नए नए चेहरे लग रहे हैं मुझे, और सब में बहुत एंथुजियाज्म भी होगा कि बस अब तो करना है, अब तो बस निकालना ही है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो यूपीएससी, एमपीपीएससी, सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन होती है ना, ये एक तरीके की जर्नी होती है। अब जर्नी आप भले 12th के बाद स्टार्ट कर दो या आपको कॉलेज के बाद होश आए, जैसा कि मुझे हुआ था, तो वो जर्नी जो होती है वो वहां से स्टार्ट हो जाती है। आप लोग 1 साल की फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हो या फिर 3 साल की बैच ज्वाइन करते हो, लेकिन आपकी जर्नी में समय तो लगता है। अब भले ही वो कॉलेज के साथ आप स्टार्ट करो या कॉलेज के बाद स्टार्ट करो। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो पहली बार में ही एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। वो ऑब्वियसली तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें क्या होता है कि उन्हें फैमिली सपोर्ट भी बहुत मिलता है, और काफ़ी सारी चीज़ें उनके सपोर्ट में होती हैं। उन्हें घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है, जैसे कि आप लोगों को मिल रहा है आज। तो अगर मेरी लाइफ की जर्नी की बात की जाए, तो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने जब कॉलेज ख़त्म किया था, कॉलेज ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। तो सोचा, और ये सोचा कि दिल्ली जाना चाहिए। तो मैं अपने पेरेंट्स के पास गई, मैंने उन्हें कहा कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। तो क्या होता है ना कि जब आप दिल्ली का नाम लेते हैं, और अगर आप कोई लड़की है, स्पेशली अगर आप बेटी हैं, तो इनसिक्योरिटीज आती है पेरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा, कि इतनी दूर कैसे जाएगी, कभी नहीं गई है, कैसे निकलेगी, क्या करेगी। तो मुझे मना कर दिया गया।
मुझे ये बोल दिया गया कि आप नहीं जा सकते, और प्लस मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी कि मैं वहां जा पाऊँ। तब मुझे मैंने ये सोचा कि उज्जैन से सबसे पास क्या है, तो उज्जैन से सबसे पास था इंदौर। तो मैंने जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को मनाया कि मैं इंदौर जाके प्रिपरेशन करूंगी। उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे इंदौर भेजा। अब जब इंदौर आते हैं ना, तो ये भंवर कुआं का भंवर है, सही है। ये भंवर कुआं का ऐसा भंवर है जहां अगर आप फंसे तो आप फंसे रह जाओगे। तो मेरे साथ भी यही था, मैं सोच रही थी कि क्या करूं, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। कई सारी कोचिंग्स हैं, तो मैंने कई सारी कोचिंग्स में गई भी। कहीं पर आपको स्टार्टिंग में 4 to 5 डेज की क्लासेस देते हैं, कहीं पर नहीं देते हैं आपको। अगर आपको क्लासेस नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो कोचिंग कितनी अच्छी है, आप वहां पर कर पाओगे, पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे। तो एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरे साथ ऐसा हुआ भी था कि मेरे कुछ पैसे मैंने डाल दिए थे और मुझे वो कोचिंग जमी नहीं थी, तो मुझे वो छोड़नी पड़ी थी। फिर ऐसा होता है ना कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो उस फेज में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गॉड एग्जिस्ट इन एवरी वन अराउंड यू। मतलब ये कि आपकी लाइफ में या आपकी प्रिपरेशन के दौरान अगर कोई आपको हेल्प करता है वो भगवान के रूप में। तो बस मुझे भगवान के रूप में पाठक सर मिले। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मैं मोहित भैया से मिली थी, पाठक सर से मिली थी। द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही हैज, सीरियसली वेरी हम्बल, वेरी काइंड, इतने सपोर्टिव मैंने किसी टीचर को नहीं देखा था, सीरियसली। तो मैं सबसे पहले आई, मैंने सर से बात की, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में सर से बात की। मेरे पास फी के उतने पैसे नहीं थे, तो सर ने मुझे सपोर्ट किया, मोहित भैया ने मुझे सपोर्ट किया। फिर उसके बाद मुझे आज भी याद है कि मैं जो अपनी फ़ी पे की थी, मैंने अपने दादाजी से पैसे लिए थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास नहीं थे उस टाइम पे। तो ये हुआ कि फिर हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट की। अच्छा, अब इस दौरान वो रहता है ना यूपीएससी वाला क्रेज कि नहीं मुझे जाना था, नहीं मुझे जाना था, वो भी चल रहा था माइंड में। लेकिन सर के साथ भी हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे। तब वहाँ सुंदरम कॉम्प्लेक्स में क्लासेस होती थी। तो ये हुआ कि कहते हैं ना कि अगर आप में वो जुनून है, वो हौसला है, तो आप कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में एक छोटा सा ऐड आया था। मैं हर प्लेटफॉर्म पे जाके ये इसलिए कहती हूँ कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाती है, जो कि एक फाइनेंशियल स्ट्रेस वाले बच्चों के साथ बहुत ही अच्छी मतलब आप प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो होती है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में बच्चों को यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, इवन एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए भी स्कॉलरशिप दी जाती है। तो एक न्यूज़पेपर में बिल्कुल छोटा सा आर्टिकल आया था जो मेरी मम्मी ने पढ़ा था। मम्मी ने पढ़ा और मम्मी ने पढ़कर मुझे बताया। उस दिन लास्ट डेट थी उस फॉर्म को भरने की। मेरे मम्मी पापा दोनों आए, इंदौर आए, उस टाइम पे मैं इंदौर रहती थी। मुझसे फॉर्म भराया और उसी दिन उसको सबमिट किया। नेक्स्ट डे रिजल्ट आ गया था कि मुझे दिल्ली के लिए प्रिपरेशन, मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली जाने का मौका मिला। तो मैं पाठक सर के पास आई, मैंने सर क्या करना चाहिए आप बताइए। पाठक सर वॉज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मेरा एक स्टूडेंट रहता है दिल्ली में, आप बिल्कुल वहाँ जाइए, आप में उससे मिलिए, वो आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा, आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता है, वो हमेशा आपको हेल्प करेगा। तो मैं पाठक सर के गाइडेंस से वहाँ गई। उसके बाद भी मैं उनके कांटेक्ट में रही, मैंने वहाँ पर प्रिपरेशन की। इसी बीच मैंने 17 का मेंस भी दिया था। पर चूंकि मेरी क्या यूपीएससी की क्लासेस होती थी सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक, तो मुझे खुद के लिए प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिल पाया। तो मेरा 17 का मेंस नहीं निकला। 18 में किसी कारणवश मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला, और 19 का हाल आप देख रहे हैं। तो ये जो जर्नी होती है ना, आपने स्टार्ट किया, आप यहाँ तक आए। 19 में मेरा अभी इंटरव्यू है, 20 में मैं नायब तहसीलदार की पोस्ट पे हूँ। लेकिन 19 से लेकर अभी तक का जो ऑलमोस्ट 5 साल का समय था, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है पेशेंस, जो आजकल के बच्चों में कम देखी जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि आपकी एक बार एग्जाम ना निकले,
पॉसिबल है। नहीं निकले तो पेशेंस के साथ, परसीवरेंस के साथ, डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ बस आप लगे रहिए। मैं बस यही कहूंगी कि आप लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरे साथ भी यही हुआ 5 साल। अब क्या होता है ना, 5 साल में जब आप बेटी हो तो बेटी के ऊपर और भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं, उनके पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर होता है, जैसे कि सामाजिक प्रेशर। आप जानते ही होंगे, सामाजिक दबाव हर बेटियों के पास रहता है कि भाई शादी कर लो, शादी क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही। तो चूंकि मैं एक जॉइंट फैमिली को बिलोंग करती थी और उसके अलावा मैं एक गांव को भी बिलोंग करती थी, तो वहाँ के लोगों की सोच यही होती है कि अगर आपने 10th या 12th कर लिया तो आप शादी कर लीजिए। तो एक बेटी को जब से वो पैदा होती है तब से एक बैटल फाइट करना पड़ता है समाज से, हर एक बेटी को। तो वो समाज से बैटल फाइट करते करते आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। तो अभी तक जितने भी लोग ऐसा बोल रहे थे कि बेटियों की शादी करा देनी चाहिए, वो सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए पैदा हुई है, उन्हीं को आज जवाब देना है, हर बेटी को, यहाँ पर मौजूद हर बेटी को। और मैं सिर्फ बेटियों को नहीं कहना चाहती, मैं बेटों को भी कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में भी आपकी जो पार्टनर आएगी, फ्यूचर पार्टनर आएगी, या आपकी बहन है, आपकी माँ है, जो भी है, उन्हें आप इतनी रिस्पेक्ट दीजिए, इतनी रिस्पेक्ट दीजिए कि ये जो पितृसत्तात्मक समाज की सोच है वो खत्म हो जाए। तो इसी के साथ मैं ये एंड करूंगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आंसर राइटिंग बताऊं मैं? मेंस में क्या होता है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि 3 मार्कर्स जो होता है, 3 मार्कर्स में फैक्चुअल डिटेल्स होती है। फैक्चुअल डिटेल्स आप लोग कैसे फिल करते हैं मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पर 3 लाइन है, इतनी लाइंस आपको मिलती हैं। तो आप क्या कीजिए, जो फर्स्ट लाइन है, मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती थी। फर्स्ट लाइन पर आप पहला फैक्ट लिखती है, अगर स्पेस बची है तो आप दूसरा फैक्ट भी यहीं लिख दीजिए। आप जितने फैक्ट्स यहाँ पर डालेंगे, मिनिमम 3 फैक्ट्स, मैक्सिमम आप कितने भी फैक्ट्स डाल सकते हैं, आप जितने फैक्ट्स यहाँ पर डालेंगे उतने आप मार्क्स गेन करेंगे। ये होती है 3 मार्कर्स की स्ट्रैटेजी। अब जो 5 मार्कर्स होते हैं, 5 मार्कर्स में क्या होता है कि स्टार्टिंग की जो 2 लाइन होती है, स्टार्टिंग की 2 लाइन में आप इंट्रो लिख दीजिए। स्टार्टिंग की 2 लाइन में इंट्रो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है उससे रिलेटेड तो आप एग्जाम्पल भी इंट्रो में ही लिखिए, क्योंकि स्पेस कम होती है, हमें स्पेस मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। तो आप इंट्रो के बाद यहाँ पर 5 लाइन आपको मिलेंगी। इस 5 लाइन में आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं, एनी हाउ 5 पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, अगर 5 पॉइंट से ज्यादा लिखने हैं तो कुछ इस तरीके के पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, तो 5 की जगह 10 पॉइंट भी हो सकते हैं, है ना। तो आप इस तरीके के पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ 1 लाइन मिलती है, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि उसकी जो 1 लाइन बची होती थी वहां पर मैं कंक्लूजन लिख देती थी, क्योंकि कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट होता है। आप जब आंसर राइटिंग करते हैं आपको हर चीज के मार्क्स मिलते हैं, आपको इंट्रो के भी मार्क्स मिलते हैं, आपको एग्जाम्पल के भी मार्क्स मिलते हैं, आपको कंक्लूजन और बॉडी के भी मार्क्स मिलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैप। क्या होता है ना कि कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो लोग जब मैप बनाते हैं तो मैप उतना अच्छा नहीं बनता है। तो आप क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, एमपी के मैप की प्रैक्टिस कीजिए और इंडिया के मैप की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इन दोनों मैप्स की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बनाएंगे, तो जब आप एग्जाम में बनाते हैं तो वो बहुत ही क्लीन मैप बनता है। लोग क्लीन मैप नहीं बना पाते हैं। जब आप मैप बनाते हैं तो मैप के साथ, जैसे आपने यहाँ पर अगर एमपी का मैप बनाया तो उसे एक ब्लॉक में बंद कर दीजिए, वो और क्लीन लगेगा। तो जितनी क्लीनलीनेस रहेगी, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, आंसर की जो आंसर कॉपी होती है आपकी वो ऑनलाइन चेक होती है, तो आप जितना क्लीनलीनेस के साथ लिखेंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। अब जब लॉन्ग आंसर्स की बारी आती है तो लॉन्ग आंसर्स में आपको 2 पेजेस मिलते हैं। तो वो जो 2 पेजेस होते हैं, उन 2 पेजेस में आप क्या कीजिए, इंट्रो लिखिए, 3 से 4 लाइन का इंट्रो लिखिए, आपकी एग्जाम्पल्स लिखिए, बॉडी स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई पाई चार्ट है, कुछ ग्राफ है, या कोई भी रीसेंट का डेटा है, अगर आप करंट का डेटा इंक्लूड करते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं, आप वो कीजिए।
जितने हो सके उतने डायग्राम्स बनाइए और फिर कंक्लूड कर दीजिए, तो उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। तो मेरा जो फोकस था, मेरा फोकस ये था कि मुझे मेंस में मार्क्स कैसे गेन करने हैं, तो मैंने इसी तरीके से मेंस में मार्क्स गेन करे थे। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम खत्म करते हैं यहीं पर। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।